ओके, देन आज हम प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 क्या है हमारा? प्रैक्टिकल नंबर 1 यंग्स मॉड्यूलस बाय सेल्स मेथड। तो हमें यंग्स मॉड्यूलस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यंग्स मॉड्यूलस हम किसका कैलकुलेट करते हैं? कोई भी मेटल हो तो उस मेटल का हम यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उस यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी भी मेथड की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं? सेल्स मेथड यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, यानी कि हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी apparatus लगेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए? तो यहाँ पे हम जो इंस्ट्रूमेंट लेने वाले हैं तो इसे हम सेल्स apparatus कहते हैं। सेल्स मेथड हम ले रहे हैं ना, तो सेल्स मेथड के लिए हम यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो है सेल्स apparatus। ओके, और जिसका हम यंग्स मॉड्यूलस निकालेंगे, वो यंग्स मॉड्यूलस हम किसका निकालेंगे? ये जो दो मेटल्स वायर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों मेटल वायर का हम क्या लेंगे? हम यंग्स मॉड्यूलस निकालेंगे। तो ये जो सेल्स apparatus है, इसके बाद हम और भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं। इसमें जो है ये स्लॉटेड वेट्स का हुक है। इसे क्या कहते हैं? स्लॉटेड वेट्स का हुक कहते हैं। इसमें हम स्लॉटेड वेट्स ऐड करेंगे। इसे स्लॉटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसे ऐड भी कर सकते हैं और इसे निकाल भी सकते हैं। इसके लिए इसे क्या कहते हैं? हम स्लॉटेड वेट्स कहते हैं। ओके, दूसरा एक वेट हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस वेट को हम डेड लोड कहते हैं। डेड लोड, इसे डेड लोड क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इसका वेट हम चेंज नहीं कर सकते। इसका जो वेट है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इसे डेड वेट, डेड लोड कह सकते हैं। ओके, तो इतना सारा हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज करेंगे। और एक इंस्ट्रूमेंट हमें लगता है वो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका यूज हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेटालिक वायर है इसका डायमीटर हमें नापना होता है। तो इसका डायमीटर नापने के लिए हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे अभी इसका डायमीटर नापने के लिए? फर्स्ट इस तरह से क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट में ये मेटालिक वायर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, तो ये मेटालिक वायर इस इंस्ट्रूमेंट में ऐड करके यहाँ पे इसके रीडिंग आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके रीडिंग नाप देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसके रीडिंग मैंने ले ली। तो रीडिंग लेने के बाद ये जो रीडिंग्स है वो हम कहाँ पे लिखेंगे? ये जो रीडिंग्स है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगी। ये जो माइक्रोमीटर का एलसी है, इसे लिस्ट काउंट भी कहा जाता है। हम आपको बाद में भी दिखाऊंगी मैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे अब वीडियो है इसलिए उतना ही दिखाया। देन लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, यानी कि ये जो माइक्रोमीटर है इसका लिस्ट काउंट रहता है। लिस्ट काउंट का मतलब क्या रहता है? इस इंस्ट्रूमेंट से आप कम से कम कितना नाप सकते हो। ओके, तो कम से कम का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास ये जो मेरे पास मीटर स्केल है, ठीक है, मेरे पास ये क्या है? मीटर स्केल। तो इस मीटर स्केल से मैं कितना नाप सकती हूँ कम से कम? तो इस जीरो के पहली लाइन जो है इतना ही मैं नाप सकती हूँ। इससे कम मैं नाप सकती हूँ क्या? नहीं नाप सकती। क्यों? क्योंकि इसका लिस्ट काउंट वो इतना ही है। कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। ये इसका क्या रहेगा? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब क्या रहता है? कम से कम नापना, कम से कम मेजर करना, उसे लिस्ट काउंट कहा जाता है। तो ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इससे कम से कम हम कितने नाप सकते हैं? 0.001 सेंटीमीटर रीडिंग हम नाप सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट। और इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा भी एरर नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंट में कौन सा भी एरर नहीं है, इसलिए मैंने जीरो एरर करेक्शन कितना लिख दिया है? 0। एरर ही नहीं है तो हम क्या कर देंगे? इसे क्या कितना लिख देंगे? 0। अगर कोई एरर रहता है तभी हम यहाँ पे जो एरर है उसे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन टेबल हमारा फर्स्ट। सेकेंड हम इसमें क्या निकालेंगे? सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल में इसमें हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल में हम यहाँ पे देखेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर। इसका मतलब क्या है? जो मैंने ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर यहाँ पे ली थी, इस एक्सपेरिमेंटल वायर का
जो एरिया है ये एरिया में यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाल दूंगी। तो इसका कैलकुलेशन मैंने कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या लूंगी, एमएसआर, सेकेंड में सीएसआर लूंगी। एमएसआर कहाँ से लूंगी, ये जो मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यहाँ पे जो यूज किया था, इसमें जो रीडिंग आए थे वो रीडिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो एमएसआर और सीएसआर मैंने लिखे, यहाँ का आगे की कैलकुलेशन मैंने की है। ओके, तो ये जो प्रैक्टिकल है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट सेम में हो गया है। ठीक है, इसका एक सेपरेट प्रैक्टिकल रहता है, ये फर्स्ट सेम में हो गया है। तो मैं डायरेक्ट टीआर पे आ जाती हूँ, इसे टोटल रीडिंग कहा जाता है। तो टोटल रीडिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट होता है। तो एमएसआर प्लस सीएसआर हम करेंगे। एमएसआर प्लस सीएसआर का मतलब यहाँ पे एमएसआर है जो कि आपका रीडिंग आया है 0.0 और सीएसआर आ गया है 0.045। तो दोनों की एडिशन करके वही आ जाएगा ना, क्योंकि एमएसआर तो क्या है, 0 ही है। तो इसके वजह से क्या हो गया, आपका रीडिंग टीआर आ गया 0.045। इसके बाद मैंने क्या यहाँ पे लिया है, सेकेंड कॉलम में करेक्टेड डायमीटर। करेक्टेड का मतलब क्या होता है, अगर इसमें एरर हो जाता है तो करेक्टेड रीडिंग आपकी चेंज हो जाती है। लेकिन मैंने पहले ही आपको क्या बताया है कि एरर तो 0 है, तो यानी कि यहाँ पे रीडिंग चेंज होगी नहीं चेंज होगी यहाँ पे रीडिंग। तो जो टीआर है वही यहाँ पे करेक्टेड रीडिंग में आ जाएगा। तो बाद में हम देखते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 रीडिंग्स है यहाँ पे, तीनों की 1 + 1 + 1 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि 3 रीडिंग है इसलिए मैं 3 से इसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही आएगा, लेकिन मैंने इसे मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² कर दिया। क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि करेक्ट रीडिंग सेंटीमीटर में है और एवरेज जो निकाला है और एवरेज किस में है, मीटर में। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, सेंटीमीटर का कन्वर्जन किस में कर दिया, मीटर में। तो इस वजह से मैंने क्या किया, जो वैल्यू आई थी उसे 10⁻² भी ऐड कर दिया। -2 ऐड करने से क्या हो गया, 10⁻², सेंटीमीटर का कन्वर्जन किस में हो गया, मीटर में हो गया। ओके, लेंथ चेंज नहीं होगी, एवरेज चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, यूनिट चेंज कर दिया। इस वजह से कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, रेडियस निकालना है मेरे इस वायर का। तो रेडियस निकालने के लिए ये क्या है, डायमीटर। रेडियस r इज इक्वल टू क्या कर दिया, d/2। इसका मतलब डायमीटर का डिवाइड करना है 2 से, तो इस वजह से आपको रेडियस मिल जाएगी। देन रेडियस 0.0225 इंटू 10⁻², ये रेडियस निकाल दी। और नेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया हम निकालेंगे। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर, क्योंकि जो वायर है वो कैसी है, एरिया का फॉर्मूला लिया। तो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू πr² मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेशन करके ऑलरेडी निकाल दिया है। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ वायर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वेट्स। तो हमें क्या करना है, इससे स्टेप बाय स्टेप हम वेट ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा, इस वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने वेट ऐड करने के बाद इस वायर का इलोंगेशन होना। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है कि वायर की लेंथ बढ़ जाती है। वायर की लेंथ बढ़ जाने के कारण यहाँ के जो रीडिंग्स है, ये रीडिंग्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं। इलोंगेशन आपको समझ में आ गया क्या होता है, वायर की लेंथ बढ़ जाने के कारण उसका लेंथ का रीडिंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं। ओके, तो इस इलोंगेशन के
लिए हमें फर्स्ट क्या करना है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर हमें निकालनी। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर है यहाँ से हम लेंगे इस तरह से, और फिर से यहाँ पे मैं पकड़ लूंगी और यहाँ से यहाँ पे नाप, कितनी आ गई 153, 100 हो गया है ना ये टोटल पूरा, ये 100 पहले का 100 और ये बाद में जो लिया था वो 50। तो टोटल मेरी अभी जो एक्सपेरिमेंटल वायर की लेंथ है वो कितनी है 153 है। लेकिन मैंने पहले जो रीडिंग लिया था वहां की लेंथ डिफरेंट थी, वो मैंने क्या ली थी 112 इंटू 10⁻²। 10⁻² के लिए क्यों ले रही हूँ मैं, हमेशा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में कर रही हूँ इसलिए। ओके, तो इसके बाद हम ओरिजिनल लेंथ तो हमने देख ली यहाँ पे, तो उसके बाद हम ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी देखने वाले हैं, लेकिन थोड़े सा इंफॉर्मेशन मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट के देने चाहूंगी। इंफॉर्मेशन मीन्स इंस्ट्रूमेंट का, ये जो सल्स apparatus है, इस सल्स apparatus के मैं टोटली दो इक्वल पार्ट्स आपको बताती हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है ये ओपन विंडो रहता है यहाँ पे क्या है ओपन विंडो। ओके, इसके नीचे वाला जो हुक है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो हुक है। ओके, तो जो ये जो दो हुक है इसमें से जो ओपन विंडो वाला जो हुक नीचे का है, यहाँ पे जो मैं वेट अटैच करूंगी, ये डेड लोड में यहाँ पे क्या कर दूंगी अटैच कर दूंगी। ओके, और इस ओपन विंडो के साइड में जो ऊपर की वायर है, इस वायर को हम क्या कहते हैं सपोर्टिंग वायर कहते हैं। इस वायर को क्या कहते हैं हम सपोर्टिंग वायर कहते हैं। ओके, ये वायर क्या करती है एक्सपेरिमेंटल वायर को, ये जो दो वायर है यहाँ पे, इस दोनों वायर में से ये वायर क्या करती है एक्सपेरिमेंटल वायर को सपोर्ट करती है। ओके, और इसका दूसरा जो हिस्सा मैंने बताया था, इसमें मैं क्या कर देती हूँ, इसमें मैंने ऐड यहाँ पे स्पेरोमीटर मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है स्पेरोमीटर है, इस स्पेरोमीटर पे हम क्या लेंगे सब रीडिंग्स हम यहाँ के नोट डाउन कर देंगे मैन्युअल। ओके, और इस स्पेरोमीटर के नीचे जो हुक है, इस हुक में हम क्या कर देंगे, ये जो स्लॉटेड वेट्स वाला हुक जो है अटैच कर। ओके, और इस जो स्पेरोमीटर के ऊपर की जो वायर है, इस वायर को हम एक्सपेरिमेंटल वायर कहते हैं। ओके, इस वायर को हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर कहते हैं। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंटल वायर का हमें जो यंग्स मॉडुलस निकालना है ना, वो इस हम एक्सपेरिमेंटल वायर का हम एक्सपेरिमेंट निकालेंगे। ओके, तो चलो, और इसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है यहाँ पे, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल वायर का जो एक्सपेरिमेंटल वायर के बाद हम यहाँ पे जो देखेंगे, इसे बताते हैं स्पिरिट लेवल बॉटल कहते हैं इसे। ये जो स्पिरिट लेवल बॉटल रहता है, यह स्पिरिट लेवल बॉटल, इस स्पिरिट लेवल बॉटल में एयर बबल रहता है, दिखाई दे रहा है आपको। ओके, तो ये जो स्पिरिट लेवल बॉटल है इसमें एक एयर बबल रहता है छोटा सा। ये जो एयर बबल है हमेशा इन दोनों मार्क के बराबर बीचों बीच हमें रखना है। ऑलवेज there is the air bubble between the two lines. ओके, देन हमेशा हमें क्या करना है, इस एयर बबल को हमेशा इन दोनों के बीच में लाना होता है, बाद में रीडिंग हमें नापना होता है यहाँ पे। तो हम प्रैक्टिकल के लिए स्टार्ट करेंगे। अब प्रैक्टिकल क्या करना है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो डेड लोड है, ये डेड लोड में यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। बाद में ये जो सिंगल हुक है, वो सिंगल हुक में क्या कर दूंगी यहाँ पे अटैच कर, दोनों भी अटैच कर दिया है। तो अटैच कर देने के बाद हमें 5 मिनट रुकना होता है। क्यों रुकते हैं हम, क्योंकि अभी तो आप देख रहे होंगे कि ये जो वायर है वो सीधी तरह से स्ट्रेट नहीं है। ओके, इस पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा, और स्ट्रेस आ जाने के बाद हम थोड़े से, मैंने बताया था ना थ्योरी में कि हम जब भी इलांगेशन करते, टेंसाइल में मैंने बताया था कि टेंसाइल स्ट्रेस में हम क्या अटैच कर देते हैं, थोड़ा सा वेट अटैच करते हैं, इस वजह से क्या हो जाते हैं वायर का इलांगेशन हो जाता है। ओके,
तो क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर वेट ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा इस वायर पे, और स्ट्रेस आ जाने के बाद यहाँ की जो वायर है वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ की वायर स्ट्रेट हो गई है टोटली। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट हो गई है वायर, तो 5 मिनट के बाद मैं देखूंगी कि ये जो एयर बबल है, ये एयर बबल थोड़ा सा क्या हो गया है, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो चेंज कैसे करता है, ये जो एयर बबल है, ये एयर बबल साइड में चला जाता है थोड़े से। तो हमें क्या करना होता है, ये जो एयर बबल है हमें फिर से अपने पोजीशन में उसे लाना होता है। तो ये बीच में हम इसे लाएंगे, तो बीच में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ का जो सर्कुलर स्केल होता है इसे हम मूव करते हैं। सर्कुलर स्केल मूव करने से यहाँ का जो सर्कुलर जो स्क्रू है, हम क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है सबको? तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, कैमरे को ये जो सर्कुलर स्केल है, और ये क्या है, मेन स्केल। ये क्या है बेटा, मेन स्केल, और इसे कहते हैं हम सर्कुलर स्केल। तो इस पर जो नंबर ऑफ लाइन्स है, इसे 1 2 3 4 हम इसे काउंट कर सकते हैं। और ये जो है सर्कुलर स्केल है, इसका भी एक नंबर लाइन की वैल्यू एक ही रहती है। ओके, तो ये जो लाइन है, तो हम कैसे इसे कैसे नापेंगे, तो ये जो सर्कुलर स्केल की जो एजेस है, एज है, वो मेन स्केल को कहाँ पे अटैच हो गई है। तो हम क्या देखेंगे, अभी कहाँ पे अटैच है, तो 0 के बाद एक नंबर की लाइन को क्या हो गई है, अटैच हो गई। तो हमारा रीडिंग क्या आ जाएगा, 1। ओके, क्या आ जाएगा, हमारा रीडिंग 1 आ जाएगा। लेकिन एक किस में लिखेंगे, हम MSR में लिख देंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखने वाले हैं। ओके, तो आप ध्यान में रखना, अभी आपका रीडिंग कितना है, 1 है। ओके, तो बाद में मैं क्या देखूंगी, सर्कुलर स्केल का रीडिंग देखूंगी। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग चलो देखते हैं हम। यहाँ पे कितने हैं, 10 है, यहाँ पे 20। ओके, तो इस जो मेन स्केल की एजेस है, यहाँ पे कितने नंबर की लाइन आ रही है, 10 नहीं, यहाँ पे देखो 20 के बाद कितने नंबर की लाइन है, 3 है क्या। तो आपका रीडिंग कितना हो गया यहाँ का, 23। तो पहले का रीडिंग कितना था, 1, और आप कितना है, 23 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे इस रीडिंग का। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो 1 था उसे MSR में लिख देंगे। उसे किस में लिख दिया मैंने, MSR में लिख दिया। और जो 23 आया था, उस वो कौन से रीडिंग, वो कौन से स्केल का था, सर्कुलर स्केल का था। तो इसे मैं क्या लिख देती हूँ, CSD। ओके, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो वो क्या हो गया, 23। और यहाँ पे जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हूँ सर्ल्स का, उसका भी LC कितना है बेटा, 0.001। ओके, तो CSD का कन्वर्जन में CSR में कर दूंगी। सर्कुलर स्केल रीडिंग कहते हैं इसे। और ये CSR कैसे होता है, यहाँ पे देखिए CSR कैसे होता है, नहीं डायरेक्ट दिया है यहाँ पे भी। तो CSR कैसे होता है, CSD इंटू LC। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो CSR निकल आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.023 आ जाएगा। कितना आ गया, 0.023 आ गया। ओके, तो मुझे क्या लिखना है अभी, TR का मतलब टोटल रीडिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं TR यहाँ पे दिया है, तो क्या होता है, MSR प्लस CSR। MSR कितना है यहाँ पर, तो 1 लिख दिया, CSR 0.023। तो वो ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, और 0.23। तो आपका रीडिंग आ गया 1.023। तो ये जो रीडिंग है अभी तो चेंज हो गया, पहले का रीडिंग मेरा डिफरेंट था, यहाँ का रीडिंग डिफरेंट आ गया। अब जितने बार प्रैक्टिकल करोगे उतने बार आपका रीडिंग थोड़े डिफरेंट में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी मेरा पहले का रीडिंग कितना है, 1.496 है, और अभी का आ गया है 1.023। तो रीडिंग आप जितनी भी बार प्रैक्टिकल करोगे उतनी बार वेरिएशन आ जाएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, सेम आपका प्रैक्टिकल के रीडिंग्स नहीं आते, वेरिएशन हो जाता है इसमें।
तो दूसरा कैसे निकालेंगे? दूसरा रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्लॉटेड वेट है इसमें हम क्या कर देंगे, एक वेट ऐड कर, ओके। फिर से एक वेट ऐड कर देने के बाद क्या करेंगे, हम 5 मिनट्स रेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वायर का क्या हो जाएगा, इलांगेशन हो जाएगा। ओके, तो इलांगेशन हो जाने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इलांगेशन हो गया है? तो हमें पता चलेगा इस एयर बबल से, क्योंकि एयर बबल क्या कर देगा, साइड में चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज कर देगा। तो पोजीशन चेंज हो जाने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, ये जो सर्कुलर स्केल है इसे फिर से हम घुमाएंगे, और घुमाने देने के बाद एयर बबल क्या हो जाएगा, फिर से अपने ओरिजिनल से ओरिजिनल जहाँ पे आप उसकी जगह थी वहां पे वो आ जाएगा। ओरिजिनल जगह मतलब क्या, दो लाइन के बीच में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रीडिंग सारे ले लेंगे। इसे क्या कहते हैं, लोड रीडिंग कहते हैं। लोड का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक वेट क्या करना है, इसमें ऐड कर देना। ओके, तो मैं अभी रुकती नहीं हूँ, इसमें क्या कर देती है, स्टेप बाय स्टेप सारे वेट्स ऐड कर देती है। ठीक, 4 5, ओके। टोटल 6 रीडिंग इसमें हमें लिखने हैं। तो पहले का रीडिंग था हुक का, ओके, और दूसरे और 5 रीडिंग थे वेट के। तो ऐसे 6 मैंने क्या कर दी है, जहाँ यहाँ पे 6 आपको दिख रहे होंगे, एक हुक है और 5 क्या है यहाँ पे वेट्स ऐड करती है। ओके, तो ये हो गए लोडिंग के रीडिंग्स। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अनलोडिंग भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो अनलोडिंग का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक वेट क्या करना, निकालना। और लोडिंग के रीडिंग हम कैसे लिख रहे थे, 1 2 3 4 इस सीक्वेंस से हम लिख रहे थे। लेकिन अनलोडिंग कैसे लिखेंगे, हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। पहले हम कौन सा लिखेंगे, 6 नंबर का, उसके बाद 5 नंबर, फिर 4 3 और 2 1 हम लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट में क्या कर दूंगी, 6 नंबर का जो रीडिंग है वो वैसे ही लोडिंग का अनलोडिंग में लिख दूंगी, सेम है ना रीडिंग यहाँ पे। और 5 नंबर का कैसे लिखूंगी, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगी, फिर से एक वेट निकाल दूंगी। ओके, वेट निकालने के बाद फिर से हम हमें कितनी देर रुकना है, 5 मिनट। क्यों 5 मिनट, क्योंकि इस वायर का जो भी इलांगेशन हो गया है वो वायर क्या हो जाएगी, फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने के लिए ट्राई करेगी। ओके, रिगेन होने के लिए वो ट्राई करेगी। इस वजह से हमें क्या करना है, फिर से 5 मिनट रुकना है। तो 5 मिनट रुक जाने के बाद फिर से एयर बबल अपनी पोजीशन छोड़ देगी और हमें फिर से उसे वापस उसकी जगह पे लाना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो रीडिंग्स है हम ले लेंगे लोडिंग और अनलोडिंग के। बाद में हम यहाँ पे मीन लिख देंगे। मीन कैसे लिखते हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज, दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैं 2 लूंगी क्योंकि रीडिंग कितने हैं, 2 है इसलिए। तो मीन आ गया आपका। तो मीन को यहाँ पे उन्होंने दिया है x0 x1 x2 x3 x4 x5, यहाँ ऐसे यहाँ पे बताया। ओके, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इलांगेशन भी निकालनी है। तो इलांगेशन का मतलब क्या होता है, इलांगेशन का मतलब वायर की लेंथ बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, इलांगेशन। इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइंस में हम कहते हैं चेंज इन लेंथ भी कहते हैं। ओके, तो मैंने थ्योरी में जो इलांगेशन जो बताया था उसको डिनोटेशन मैंने बताया था स्मॉल एल। ओके, चेंज इन लेंथ का मैंने डिनोटेशन आपको चेंज इन लेंथ का स्मॉल एल बताया था, लेकिन इस प्रैक्टिकल में स्मॉल ई से दिखाया गया। ओके, तो इलांगेशन हम कैसे निकालेंगे, तो x1 माइनस x0, यहाँ का x1 है, इससे क्या कर देंगे, x0 को माइनस कर देंगे। इसके बाद x2 माइनस x0, सॉरी x0, फिर से हमें x0 ही करना है। हर बार हमें क्या करना है, x0 को ही माइनस करना है और यहाँ का जो इलांगेशन है वो निकाल। ओके, इसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, स्ट्रेस इज इक्वल टू, नहीं स्ट्रेन नहीं, वो स्ट्रेन हो गया। तो हमें हमें क्या बताना है, स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, यही बताया था ना मैंने। तो अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या हो गया, ये सारे वेट्स हो गए। और
क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इस वायर का हमने जो निकाला था वो एरिया होगा। ओके, तो यहाँ देखिए अप्लाइड फोर्स m इंटू जी यहाँ पे है। ओके, और एरिया जो है वो यहाँ पे। ओके, तो हम क्या कर देंगे 4.91 डिवाइडेड बाय एरिया, और इस वजह से आपका इस स्ट्रेस का आंसर आ जाएगा। हर बार आपको यही करना है, दूसरा वेट का दूसरा रीडिंग लेना है, उसके बाद एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया नहीं चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेस। इसके बाद स्ट्रेन, जो आपने आंसर दिया था ना अभी, वो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ रहता है। ओके, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई, चेंज इन लेंथ का मतलब होता है इलांगेशन, जो भी इलांगेशन हुआ है ए डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है ओ। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये स्ट्रेन आ जाएगा, और लास्ट में आ जाता है यंग्स मॉड्यूलस, जो हमने कल ही सीखा था। यंग्स मॉड्यूलस का मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन है, इसका हम रेशियो लेंगे। तो रेशियो लेने के बाद y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, बाद में ये जो 5 रीडिंग्स है, इस 5 रीडिंग्स की हम क्या लेंगे, मीन, इसका मतलब एवरेज। ओके, तो यहाँ पे एवरेज हम निकालेंगे, और ये जो एवरेज है हम यहाँ पे रिजल्ट पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 रिजल्ट है, स्टैंडर्ड वैल्यू है और दूसरी है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आपको सिर्फ यही दोनों लिखनी है, ग्राफ आपने निकाला नहीं है, इस वजह से आपको ग्राफ की रीडिंग नहीं लिखनी। तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 2 इंटू 10⁻11 है, और आपने जो निकाली है, यानी कि मैंने जो निकाली है वो है 1.22 इंटू 10⁻11। ओके, तो आज हम यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। तो इसमें आपको कौन सा डाउट, कोई डाउट है क्या? क्लास चेंज कर देती हूँ।